हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा था, पढ़ा था हमने वेक्टर के रिगार्डिंग। हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी एक वेक्टर अगर हमें दिया हुआ है तो उस वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास है, उस वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। और एनालिटिकल मेथड के थ्रू हमने देखा था कि अगर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं तब वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आज यूज करने जा रहे हैं और उस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्या है देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वेक्टर ए बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड वेक्टर ए बी। आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट, इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या दे रखा है इसका? 1, 2, -1 और जो इसका फाइनल पॉइंट दे रखा है फाइनल पॉइंट है 3, 2, 2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम इसका बनाकर देखते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब सबसे पहली बात तो कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक वेक्टर फाइंड करना है ए बी। ठीक है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। पहले आप वेक्टर फाइंड करेंगे और वेक्टर अगर आपको मिल गया आई कैप जे कैप इन सब के टर्म्स में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक वेक्टर फाइंड करना है ए बी, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और वो जो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो इनिशियल पॉइंट देने का मतलब क्या है? देखिए, अगर सपोज करें यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ये एक स्पेस की बात हो रही है। तो इस तरीके से अगर मैं डायग्राम बना लूं इसका, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये आपका ओरिजिन है। कह रहा है कि इस वेक्टर का जो इनिशियल पोजीशन है वो आपका है 1, 2, -1। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इस पॉइंट ताकि एग्जैक्ट मैं पॉइंट फ्रेम कर रहा हूं। और दूसरा पॉइंट है आपका 3, 2, 2। अब वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर। इसका मतलब ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा, है ना। और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, यही तो हमारा ए बी वेक्टर होगा। गलत तो नहीं कह रहा? आपको ए बी वेक्टर फाइंड करने को बोल रहा है और इनिशियल पॉइंट दे रखा है 1, 2, -1 और फाइनल पॉइंट दे रखा है 3, 2, 2। तो जाहिर सी बात है ए बी वेक्टर है तो उसका इनिशियल पॉइंट ए होगा और फाइनल पॉइंट बी होगा, तभी तो ए और बी के बीच का जो वेक्टर है उसे हम लोग ए बी वेक्टर कह रहे हैं। तो ए पॉइंट पर जो वेक्टर है और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक वेक्टर हमारा बन रहा है। तो दो पॉइंट के बीच में, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो वेक्टर हमारा बनता है वो कौन सा वेक्टर होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। यानी ए बी वेक्टर जो यहां पर हमारा है वो हमारा एक क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। कैसा कह रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? भाई दो पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का वेक्टर है, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो वेक्टर है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? ये हमारा होता है इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कहां से बनता है? ओरिजिन से लेकर और फाइनल पॉइंट तक जो वेक्टर आप ड्रॉ करते हैं वो आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर होता है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओबी वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी ओरिजिन से आप इनिशियल पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे।
ये आपका हो गया ओ ए पोजीशन वेक्टर। क्लियर है, समझ रहे हैं? ए बी वेक्टर आपको फाइंड करने को बोल रहा है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिया हुआ है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो वेक्टर होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, इनिशियल पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो हमारा है वो क्या होगा? वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो कैसे भाई? अब हमें ओबी वेक्टर जानना चाहिए, तो जरा देखते हैं ओबी वेक्टर हमारा क्या होगा। ओ बी वेक्टर क्या होगा? तो भाई अगर आप इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कौन से पॉइंट पर जाकर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा? 3 यूनिट पे, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 आई कैप। ये होता है ना एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप प्लस वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है 2, यानी कि 2 जे कैप, और z एक्सिस के अलोंग क्या है कोऑर्डिनेट 2, यानी z पर परपेंडिकुलर 2 यूनिट पे होगा, तो ये हो गया आपका 2 k कैप। और वैसे ही OA वेक्टर आपका क्या है? OA वेक्टर आपका होगा x एक्सिस के अलोंग 1 i कैप, यानी से सिंपली i कैप लिखेंगे, प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपको OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर चाहिए, तो साइन आप चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब जरा देखते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये हमारा किसके बराबर आ रहा है? ये हमारा आ रहा है 3 माइनस 1 आई कैप, ऐसे ही सीखा था ना हमने, प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 प्लस 1 के कैप, है ना? 2 प्लस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, ये सारा हमने कर लिया। तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर हमारा AB वेक्टर है, तो ये AB वेक्टर हमारा हो जाएगा 2 आई कैप, ये तो 0 जे कैप हो गया तो हट गया, और ये हो गया प्लस 3 के कैप। क्लियर है? ये वेक्टर आपका निकल कर आ गया AB वेक्टर, पहला आंसर आपका निकल कर आ गया। दूसरा कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या हो जाएगा? AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका होगा इक्वल्स टू AB, जो कि हो जाएगा रूट A1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका रूट निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो कितना आ जाएगा आपका 13 का रूट यूनिट्स। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर निकल कर आ गया। आपने वेक्टर भी फाइंड कर लिया और आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दे रखा होगा तब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, और अगर दो वेक्टर आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट निकालना है तब आप प्लस करेंगे। उस तरीके का भी क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर parallel to the resultant of A vector is equals to I cap plus 4j cap minus 2k cap and B vector is equals to 3i cap minus 5j cap plus k cap। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर किसके पैरेलल होना चाहिए? किसके पैरेलल होना चाहिए? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसके पैरेलल होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि हम लोग ये रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, पहले ये जरा फाइंड कर लेते हैं, एक एक स्टेप हम लोग करते हैं। तो
रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर हमारा कितना है, ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, और बी वेक्टर हमारा दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। अगर इन दोनों वेक्टर को हम ऐड, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 3 कॉमन आएगा हमारा आई कैप, वैसे ही 4 माइनस 5 कॉमन आएगा जे कैप, और वैसे ही फिर -2 प्लस 1 कॉमन आएगा के कैप। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो गया, आर वेक्टर। ये हो गया 4 आई कैप 4 माइनस 5 यानी कि माइनस जे कैप, और -2 प्लस 1 यानी कि माइनस के कैप। ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट हमारा निकल कर आया है, इस रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि ये एक वेक्टर है, इसलिए इस रिजल्टेंट का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। जो भी डायरेक्शन इस रिजल्टेंट वेक्टर का है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल हो। तो पैरेलल का डायरेक्शन तो सेम होता है ना, यानी एक तरीके से यहां पैरेलल कहे डायरेक्शन को या सेम कहे डायरेक्शन को, एक ही बात है। तो आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का उसके सेम हो। जो डायरेक्शन इस रिजल्टेंट का है वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का भी होना चाहिए। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका अगर मैं डायरेक्शन निकाल लूं, डायरेक्शन क्या होगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का, इसका जो यूनिट वेक्टर है वही इसका डायरेक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, वी विल फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल ले रहा हूं। तो आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकल कर आएगा वो आर वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा, और जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वही तो उसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर मैं आर वेक्टर का डायरेक्शन निकालूं, यानी कि मैंने उसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन निकाल लिया। तो अब मुझे बताइए कि आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी कि आर कैप क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर जो है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। जो वेक्टर हमारा है उसको अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्टेंट हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है ना। तो जरा पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है -1 उसका स्क्वायर, प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है -1 उसका स्क्वायर, है ना। माइनस जे कैप का मतलब क्या, -1 जे कैप, माइनस के कैप का मतलब -1 के कैप। तो हमारा जो 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, और फिर -1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा √18। और √18 अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा 3√2 के बराबर होता है। अगर 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, यानी रिजल्टेंट जो आपका आया है वो आपका 3√2 यूनिट आया है। तब जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, ये क्या होगा जरा इसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो आर वेक्टर का है वो आर कैप है, ये होगा इक्वल्स टू आर वेक्टर यानी कि 4 i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और किससे डिवाइड करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से यानी कि 3√2 से। तो ये हमारा कितना आ जाना चाहिए, ये हमारा आ जाना चाहिए 4/3√2 i कैप माइनस 1/3√2 जे कैप माइनस 1/3√2 के कैप। ये
आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है और इसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर चाहिए उसका भी तो यही डायरेक्शन होगा, तो आप लिख सकते हो कि दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना था जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल हो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया और उस रिजल्टेंट का आपने डायरेक्शन निकाल लिया। जो डायरेक्शन उसके रिजल्टेंट का है वही डायरेक्शन उसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर उसका होगा। इसके पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे सबका डायरेक्शन यही होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं टू फोर्सेस जो पहला फोर्स है F1 वेक्टर वो है आपका इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और दूसरा फोर्स जो है F2 वेक्टर वो आपका है 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, एक्ट्स ऑन अ पॉइंट। तो एक पॉइंट है जहां पर कि ये F1 फोर्स भी एक्ट कर रहा है और ये F2 फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। आप खुद से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से इसे फाइंड आउट करें। कर लिया बच्चों? तो बहुत सिंपल सा सवाल था। दोनों फोर्सेस में जो पहला फोर्स हमें दिया हुआ है ये फोर्स हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप, और जो दूसरा फोर्स हमें दिया हुआ है वो हमारा है 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इन दोनों का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये क्या होना चाहिए, क्या 3 प्लस 3 6i कैप होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये i कैप है और ये j कैप है। तो i कैप वाला सिर्फ i कैप से ऐड हो सकता है, j कैप से ऐड नहीं हो सकता है। ये j कैप इस j कैप से ऐड होकर 4 प्लस 3 ये 7j कैप होगा, और k कैप भी इकलौता है, ये आपका 4k कैप हो जाएगा। यानी जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप के बराबर है। ठीक है, लेकिन आपसे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने को कह रहा है, तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ना? तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्या है भाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड? आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम आर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू 49 प्लस 16 हो गया 65, 65 प्लस 9 हो गया 74। तो रूट 74 यूनिट्स, ये आपका मैग्नीट्यूड निकल कर आ रहा है उस फोर्स का। इनफैक्ट यूनिट्स की जगह क्या लिखेंगे आप, यूनिट की जगह आप न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बच्चों? तो वैसे जरूरी नहीं कि आप यूनिट न्यूटन ही लिखें, फोर्स के और भी यूनिट्स होते हैं। ये तो आप एक स्टैंडर्ड यूनिट बता रहे हो, न्यूटन इस तरीके से अर्ग भी एक यूनिट होता है, तो खैर हमने न्यूटन कंसीडर किया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप खुद से कोशिश कीजिएगा अपना दिमाग लगाने के लिए। कह रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप and b vector is equals to 7i cap plus 24j cap। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर हैविंग same magnitude as b vector, ठीक है, and parallel to a vector ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपने खुद से ट्राई करना है, बनता है या नहीं बनता है ये बात की बात है, लेकिन आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। जो वेक्टर आप फाइंड करना चाहते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है इट शुड बी दैट ऑफ द ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। आप खुद से कोशिश करें, ट्राई करें एक बार। कर लिया बच्चों, खुद से ट्राई। एक बार वीडियो को पॉज करके बिल्कुल ईमानदारी से, सही या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आपने कोशिश की है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया वीडियो पॉज तो आप कर लीजिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिए। तो अब देखिए आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपको बी वेक्टर दिया गया है 7i कैप प्लस 24j कैप। ठीक है, अब आपसे फाइंड करने को कह रहा है एक वेक्टर, मैं उस वेक्टर का नाम दे दे रहा हूं सी वेक्टर। ठीक है, अब जो ये सी वेक्टर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी वेक्टर है, देखिए जब ये वेक्टर है तो वेक्टर क्या हो, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ए वेक्टर का होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया भाई, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड जो बी वेक्टर का है उसे हम लोग बी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कितना होगा, ये होगा रूट ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये है ना। आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, 2f1 f2 cos थीटा कहां गया। देखिए आई कैप और जे कैप है नहीं, यहां पर दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, इसलिए वो टर्म हमारा हट गया, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर कितना होगा 476। इसका अगर आप रूट लेते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का वो आपका आ रहा है 625 का रूट, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 25 यूनिट्स। ठीक है, चलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको,
नेक्स्ट आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा भाई, जो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा वही उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन, अगला आपका है पार्ट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना। क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या होगा भाई डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसे हम लोग ए कैप सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये ए कैप हमारा क्या हो जाएगा, जो ए वेक्टर है डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारा क्या है बताइएगा जरा, ए वेक्टर हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर तो 16, 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट, ठीक है। यानी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है ए कैप वो आपका रूट 25 क्या होता है 5, तो हो जाएगा 1/5 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। आ गया ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ए वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। तो हेंस जो सी वेक्टर हमारा है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय क्या है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो कि है 1/5 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो 5 से जाएगा तो 5 बचेगा, सी वेक्टर आपका क्या आ गया 5 इंटू 3 15i कैप प्लस 5 इंटू 4 20j कैप। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर जो है, जो आपको वेक्टर फाइंड करना था, ये वो वेक्टर है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं था, बस इस वेक्टर में कह रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर होना चाहिए, तो बी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और पैरेलल टू ए वेक्टर इन डायरेक्शन ए वेक्टर का होना चाहिए, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लिया यूनिट वेक्टर निकालकर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सी वेक्टर निकल कर आ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वन ऑफ rectangular component of velocity of 80 km per hour is 40 km per hour. Find other component. Find other component. अब क्वेश्चन समझिए, बेहद इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हमने तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही पढ़ा था ना, आई कैप जे कैप ये सब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो कह रहा है कि एक जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, किसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ऑफ वेलोसिटी, और कितनी है वो वेलोसिटी पहले से दे रखा है कि उसका रिजल्टेंट 80 किलोमीटर पर आवर है। तो एक वेलोसिटी है जिसका रिजल्टेंट 80 किलोमीटर पर आवर है। तो कोई भी एक वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, सपोज करें कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, तो उसका एक कंपोनेंट दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा कंपोनेंट आपको फाइंड करने को बोल रहा है। तो एक कंपोनेंट दिया है और दूसरा कंपोनेंट फाइंड करने को बोल रहा है, यानी कि दो ही कंपोनेंट्स हैं। और एक वेक्टर के अगर दो ही कंपोनेंट है यानी कि वो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तीन कंपोनेंट है तो एक स्पेस 3 डायमेंशन में लाई कर रहे हैं, अगर पहले से ही एक कंपोनेंट है यानी कि स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट दिया है, दूसरा कंपोनेंट निकालने को बोल रहे हैं, दो कंपोनेंट है, ये वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहा है, और जो प्लेन में जो वेक्टर लाई कर रहा है उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है। और आप दिमाग लगाकर इसको फाइंड करें, कोशिश करें। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लिया है।
तो हम लोग देखते हैं जरा सॉल्यूशन। अगर आपने नहीं पॉज किया है तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कर लें और खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? इसे हम लोग सपोज करो कि आर सिंबल से रिप्रेजेंट करें या वी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी वेक्टर का, इसे वी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, अब जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका, फर्स्ट कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर पर आवर। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपको फाइंड करना है। वो आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग V1 कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट को हम लोग V2 कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर होता है इक्वल्स टू फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, ये है ना। अब आपको सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर निकालना है, V2 स्क्वायर। तो इस साइड आपका V स्क्वायर पहले से है और ये V1 स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। यानी V1 तो V2 क्या हो जाएगा आपका? इस साइड आप रूट ले लीजिए, ये आपका V2 हो जाएगा ना सेकंड कंपोनेंट। तो ये V आपका है 80 यानी 80 का स्क्वायर माइनस V1 क्या है? 40 यानी कि 40 का स्क्वायर, है ना। 80 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6400 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ये आपका हो गया इक्वल्स टू 4800 का रूट V2। अब जरा आप यहां से V2 निकाल लीजिए। V2 आपका हो जाएगा इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं 3 इंटू 16, ठीक है, और इंटू 100। ये 4800 हो जाएगा। 3 इंटू 16 48 इंटू 100 4800। तो 100 को अगर बाहर निकालें, 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकालेंगे तो 10 बचेगा। 16 जो कि 4 का स्क्वायर होता है इसलिए बाहर निकालेंगे 4 बचेगा। लेकिन रूट 3 तो किसी का स्क्वायर है नहीं तो रूट 3 हो गया। यानी कि जो V2 हमारा आया है, सेकंड कंपोनेंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 40√3। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होना चाहिए? किलोमीटर पर। क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे फिर आप यहां से मैच करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ at angle 30 degree to horizontal, यानी हॉरिजॉन्टल से इसका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, इफ component of velocity along, आप नोट कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, horizontal is 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी? ठीक है, कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑल्सो फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट
ऑफ वेलोसिटी। चलिए इसका सॉल्यूशन तो आपने खुद से करना है, एक बार पहले क्वेश्चन समझ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरोप्लेन है which takes off at angle 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, यानी ये आपका हॉरिजॉन्टल है और इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में, यानी अगर ये O है, इसे सपोज करें मैं A कह दे रहा हूं, ये मेरा B है, ठीक है। तो OB हमारा हॉरिजॉन्टल है और OA जो है वो डायरेक्शन है जिसमें एरोप्लेन जो है इट इज टेकिंग ऑफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में एरोप्लेन आपका टेक ऑफ कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन, ये जो आपका एरोप्लेन का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग वो दे रखा है आपको 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है एक तो कि ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है ये फाइंड करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत है, एंगल तो हमें पहले से पता है, मैग्नीट्यूड और एंगल दो चीज निकालता है, एंगल पहले से पता है, नहीं मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करने को कह रहा है। फिर कह रहा है आल्सो फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ये होगा ना हमारा, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसे मैं Vy कह दे रहा हूं और ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे मैं Vx कह रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हमारा है अगर ये Vy है नहीं ये भी Vy होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर, आपसे कह रहा है V फाइंड करने को और Vy फाइंड करने को, खुद से ट्राई कीजिए, एक बार खुद से कोशिश कीजिए। कर लिया बच्चों, खुद से ट्राई किया इसको? चलिए देखते हैं फिर हम लोग, नहीं किया तो आप एक बार क्वेश्चन को नोट करके और खुद से ट्राई कर लीजिए, और कर लिया है तो फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करने को, तो हम देखते हैं ट्रायंगल हमारा बन रहा है इन ट्रायंगल OAB। OAB ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारा V है, जो हमारा बेस है वो हमारा Vx है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा Vy है, ठीक है। तो अब जरा हाइपोटेन्यूज और बेस को यूज करते हैं। तो हमें पता है कि cos थीटा हमारा होता है इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें h निकालना है ना, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज को अगर हम इधर भेज दें तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू बेस, और cos थीटा को इधर ले आए तो बेस अपॉन cos थीटा, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी है Vx, तो Vx अपॉन cos थीटा, और Vx की वैल्यू कितनी है 250, तो 250 अपॉन cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई √3 अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 500 अपॉन √3। क्लियर है बात? सो आपका जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो वेलोसिटी v है, ठीक है, v जो है वो आपका कितना आ रहा है 500 अपॉन √3। अगर इसे रैशनलाइज करें तो ऊपर √3 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपने 9th में सीखा था रैशनलाइजेशन मैथ्स के चैप्टर 1 में, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 500 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा v निकल कर आ गया। cos थीटा से आपने v फाइंड कर लिया। अब आपसे कह रहा है परपेंडिकुलर फाइंड करने को, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, तो जरा sin थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। sin थीटा जो हमारा है वो हमारा होता है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा। हाइपोटेन्यूज हमारा है 500 अपॉन 3√3 इनटू sin, और थीटा हमारा 30 डिग्री है ना, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हमारा हो गया 500 अपॉन 3√3 इनटू sin 30 की जगह 1/2। तो जो हमारा
टी जो कि वी के बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट, वो हमारा हो जाएगा 250/3 किलोमीटर पर आवर। आप चाहें तो आप √3 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करके और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, आप इसे नोट कर लें। चलिए ये क्वेश्चन है कि दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें एक का कंपोनेंट, फर्स्ट जो बिलियर्ड बॉल है उसका कंपोनेंट दिया हुआ है, उसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है 1 मीटर पर सेकेंड, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो है √3 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकंड का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है vx डैश सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है, यह 2 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकंड का कंपोनेंट है vy डैश वो हमारा है, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड, y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ बोथ स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम सेम पॉइंट, इफ बोथ स्टार्ट्स moving from same point, what is angle between them? What is angle between their path? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए कि ये जो आपको दे रखा है इसका आप डायग्राम बना सके तो डायग्राम बना लीजिए, और उसके बाद फिर इनके बीच का आप एंगल निकालने की कोशिश कीजिए। ये आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज कर लें और इसको खुद से कोशिश कीजिए करने का। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, पहले बिलियर्ड बॉल, अब बिलियर्ड बॉल जो है जब मूव कर रहे थे प्लेन में मूव करेगा, तो जो पहला बिलियर्ड बॉल है उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 1 मीटर पर सेकेंड और वाई एक्सिस का कंपोनेंट √3 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा बिलियर्ड बॉल है उसके एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड और वाई एक्सिस का कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन दे रखा है कि अगर दोनों सेम पॉइंट से, ठीक है, अगर दोनों सेम पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं, तब जिस रास्ते के अलोंग वो मूव कर रहे हैं उसके बीच का एंगल क्या है, उनके पाथ के बीच का एंगल क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप इसको कोशिश करें डायग्राम बनाकर खुद से सॉल्व करने की। चलिए बच्चों करिए। ट्राई किया बच्चों खुद से आपने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, आई होप आपने कर लिया है, उसके बाद आपने रिज्यूम किया है। देखिए बिलियर्ड बॉल जो है, दोनों बिलियर्ड बॉल का एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दे रखा है, इसका मतलब ये बात तो तय है कि ये बिलियर्ड बॉल जो है आपका एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं। तो ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं एक्स एक्सिस, और ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं वाई एक्सिस। ठीक है, अब समझिए, जो बिलियर्ड बॉल है उसका मैं डायरेक्शन इस तरीके से आपको शो करूंगा, और दूसरे बिलियर्ड बॉल का डायरेक्शन मैं आपको इस तरीके से शो कर रहा हूं। ठीक है, ये दो डायरेक्शंस हैं बिलियर्ड बॉल के। ऑलराइट, एक हमारा पहले वाले बॉल का है और ये हमारा दूसरे वाले बॉल का है। ठीक है, पहले वाले बॉल का जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड है, और जो इसका वाई कंपोनेंट है वो दे रखा है √3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और दूसरा जो है इसका आपको दे रखा है, दूसरे वाले बिलियर्ड बॉल का जो है वो दे रखा है आपको
x कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड और इसका जो y कंपोनेंट है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही है ना। ओके, तो y एक्सिस पर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, vy, और x एक्सिस पर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, vx। x कंपोनेंट वेलोसिटी का x एक्सिस पर, y कंपोनेंट वेलोसिटी का y एक्सिस पर। तो जो पहले वाले का है, सपोज करें इसे मैं a कह दे रहा हूं, इसे मैं b कह दे रहा हूं। तो पहला वाला जो बिलियर्ड बॉल है उसका वेलोसिटी कंपोनेंट देखें तो x कंपोनेंट आपका 1 है और y कंपोनेंट √3, और दूसरे वाले का x कंपोनेंट भी 2 है और y कंपोनेंट भी 2 है। यानी एक तरीके से समझिए ये आपका vx है और ये आपका vx डैश है, ये आपका vy है और ये आपका vy डैश है। क्लियर है बात। तो अगर किसी तरीके से बच्चों मुझे ये एंगल पता चल जाए, ये जो एंगल है पूरा थीटा, जो पहला बॉल है उसका एंगल अगर मुझे पता चल जाए, और ये जो दूसरा बॉल है बिलियर्ड बॉल का, इसका एंगल सपोज करो कि थीटा डैश, जो कि डैश डैश में दे रखा है थीटा डैश है। अगर ये दोनों एंगल मुझे पता चल जा रहा है तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल वो क्या होगा, थीटा और माइनस थीटा डैश, निकल कर आ जाएगा ना। तो अब जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, फॉर फर्स्ट बिलियर्ड बॉल, फॉर फर्स्ट बिलियर्ड बॉल, पहले बिलियर्ड बॉल के लिए क्या, तो पहले बिलियर्ड बॉल के लिए जो एंगल है वो थीटा है, इसलिए tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, vy by vx। ये होता है ना y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अब मुझे बताइए vy की वैल्यू कितनी है, √3, और vx की वैल्यू कितनी है, 1। तो √3/1 आपका √3 के बराबर होगा, यानी आपसे चाहिए tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। और अब बताइए tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा हमारा 60 डिग्री है। तो पहले वाले बिलियर्ड बॉल के लिए जो थीटा आपने एंगल कंसीडर किया था वो 60 डिग्री के बराबर आ रहा है। और वैसे ही सेकंड बिलियर्ड बॉल की बात करते हैं। सेकंड बिलियर्ड बॉल की बात करें, यहां पर एंगल थीटा डैश है, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं tan थीटा डैश। ये क्या हो जाएगा, vy डैश अपॉन vx डैश। अब vy डैश क्या है, y कंपोनेंट जो कि 2 के बराबर है, और vx डैश x कंपोनेंट ये भी 2 के बराबर है। यानी यहां पर ये tan थीटा डैश जो हमारा है वो 1 के बराबर आता है, और tan का एंगल कितना होगा कि उसकी वैल्यू 1 है, 45 डिग्री। तो थीटा डैश हमारा हो गया इक्वल्स टू 45 डिग्री। और आपसे कह रहा है फाइंड करने को एंगल बिटवीन देयर पाथ, तो एंगल बिटवीन देयर पाथ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा डैश, आपने यहां पर शो कर रखा है। और थीटा माइनस थीटा डैश मतलब 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो हमारा कितना आ रहा है, 15 डिग्री। ये इनके बीच का एंगल है। ठीक है बच्चों, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों इसको नोट। ठीक है, तो हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपने एंड से प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूं, वेक्टर्स पे। तो पिछले लेक्चर में भी शायद हमने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज भी हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो करीब 15 क्वेश्चंस हमने वेक्टर्स पे सॉल्व किए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कम से कम, मैंने अगर 15 क्वेश्चन कराया तो आप कम से कम 75 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। ये 15 तो करें ही, इसके अलावा और 75 क्वेश्चंस निकालकर आप सॉल्व करें, तो वेक्टर्स पर आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मेनली जो फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व करना और उनका रिजल्टेंट निकालना, उनके बीच का एंगल निकालना, इस तरीके के क्वेश्चंस आप ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की। अच्छा बच्चों, तो अब हमारा ये वेक्टर पोर्शन, मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर पोर्शन खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में अब हम लोग मोशन इन अ प्लेन टॉपिक बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप प्लीज आप पूरा वेक्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा,
कुछ क्वेश्चंस आप अपने एंड से सॉल्व कर लीजिएगा अगले लेक्चर से पहले, ताकि फिर हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो अब ज्यादा मजा आएगा हमें। तो आज यहाँ पर हम लोग अपने लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं। बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आप तक वो अपडेट पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, इससे कुछ सीख सकें। और अगर आप और ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से और ज्यादा डिटेल में अगर हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9th-10th को हम मैथ साइंस और 11th-12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं। तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सीनियर जूनियर किसी को रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, फिर आज हम लोग यहीं पे फुल स्टॉप करते हैं। आपसे मैं इजाजत चाहता हूं, आप पढ़ाई करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, पढ़ाई करें। बाय।